चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं रिगार्डिंग बेरियाट्रिक सर्जरी और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सारे नर्सिंग एग्ज़ाम्स के लिए। तो हम बात करते हैं। तो पहले बेरियाट्रिक सर्जरी जानने से पहले एक इम्पोर्टेंट है जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है रिगार्डिंग बीएमआई क्लासिफिकेशन। ठीक है, बीएमआई क्लासिफिकेशन। सो बीएमआई क्लासिफिकेशन का मतलब क्लासिफिकेशन जानने से पहले और एक जानकारी हमें चाहिए, वो है इसका फॉर्मूला। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ BMI क्लासिफिकेशन? फॉर्मूला BMI का फॉर्मूला क्या है? वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान के चल रहे हैं किसी का अगर वेट है 40 kg एंड हाइट है 1 मीटर। ठीक है, 1 का स्क्वायर हम करेंगे और ये मिल जाएगा कितना? अराउंड 40 मिलता है। ठीक है, तो ये होता है BMI का जो कैलकुलेशन हम मान के चल रहे हैं। सो यहाँ पे क्लासिफिकेशन क्या होता है? जो भी वैल्यू मिला उसको हम क्लासिफिकेशन के हिसाब से कैटेगरी करेंगे। तो पहला आता है लेस देन 18.5। अगर किसी का मिला तो फिर क्या बोलेंगे? अगर 18.5 से लेके 24.9 के बीच में आता है तो क्या बोलेंगे? एंड देन 25 टू 29.9 के बीच में आता है तो क्या बोलेंगे? एंड 30 टू 34.9 के बीच में क्या बोलेंगे? एंड देन 35 टू 39.9 के बीच में क्या? एंड देन ग्रेटर देन इक्वल टू 40 तो क्या बोलेंगे? सो दिस आर द कैटेगरीज वी हैव। नाउ अगर लेस देन 18.5 है तो इसे बोलते हैं अंडर वेट। जो नॉर्मल है वो है 18.5 से लेके 24.9। नाउ दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल BMI। एंड 25 टू 29.9 को हम बोलते हैं ओवरवेट, या फिर इसे प्री ओबेस भी बोला जाता है कभी कभी। प्री ओबेस मतलब ओबेसिटी का पहला वाला स्टेज। 30 टू 34.9 बोलेंगे ओबेस क्लास 1। एंड 35 टू 39.9 बोलेंगे ओबेस क्लास 2। एंड ग्रेटर देन 40 ग्रेटर देन इक्वल टू 40 बोलेंगे ओबेस क्लास 3, या फिर इसे कभी कभी हम बोलते हैं मॉर्बिड ओबेसिटी। ठीक है, तो हम BMI के रिगार्डिंग बेरियाट्रिक सर्जरी में इसलिए मतलब क्यों बात कर रहे हैं? बात करने का ये मतलब है जो बेरियाट्रिक सर्जरी किया जाता है वो बेसिकली वेट लॉस के लिए किया जाता है और ज़्यादातर ओबेसिटी वाले लोगों को किया जाता है। तो इसीलिए हमें पहले ओबेसिटी क्या है BMI के हिसाब से वो हमें जानकारी चाहिए। सो व्हाट इज़ अ बैरियाट्रिक सर्जरी? बैरियाट्रिक सर्जरी क्या है? बैरियाट्रिक सर्जरी को हम बोलते हैं एक मेटाबॉलिक सर्जरी। बैरियाट्रिक सर्जरी मतलब है टाइप ऑफ मेटाबॉलिक सर्जरी। मेटाबॉलिक सर्जरी, why this is called as metabolic surgery? Because we are changing something in the GI tract। हम GI tract में कुछ चेंज कर रहे हैं फॉर वेट रिडक्शन। ठीक है, मेटाबॉलिक सर्जरी का मतलब ये हुआ सो वी आर चेंजिंग द GI tract, ठीक है, फॉर वेट रिडक्शन। तो ये मान सकते हैं मेटाबॉलिक सर्जरी इज अ टाइप ऑफ वेट लॉस सर्जरी। सो एक टाइप का वेट लॉस सर्जरी है जहाँ पर हम GI ट्रैक्ट में कुछ चेंजेस करते हैं सो दैट और जो बॉडी का वेट है वो थोड़ा कम हो। सो व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ बेरियाट्रिक सर्जरी? इंडिकेशन क्या है? इंडिकेशंस इंडिकेशंस ऑफ बेरियाट्रिक सर्जरी। नंबर 1, अगर किसी का BMI जो मॉर्बिड ओबेसिटी वाले बोल रहे थे हम ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है, जो कि बेसिकली कैटेगरी में आता है मॉर्बिड ओबेसिटी या क्लास 3 ओबेसिटी जिसे बोलते हैं, ओबेस क्लास 1 ओबेस क्लास 3। ठीक है,
और है नंबर 2, द सेकेंड इज अगर BMI किसी का ग्रेटर देन इक्वल टू 35 है बट देर आर सर्टन कोमॉर्बिड कंडीशंस, ठीक है। अगर BMI 35 भी है लेकिन देर आर सर्टन कोमॉर्बिड कंडीशंस, तो देन वी कैन गो फॉर बेरिएट्रिक सर्जरी। फॉर एग्जांपल कोमॉर्बिड कंडीशन में क्या आता है, अनकंट्रोल्ड डायबिटिक मेलिटस, अनकंट्रोल्ड डायबिटिक मेलिटस या फिर अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, ठीक है। अगर किसी को सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस है, सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ व्हाट, ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी, एंड अनकंट्रोल्ड PCOS, अनकंट्रोल्ड PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज, ठीक है। और हमें ये जानना जरूरी है बेरिएट्रिक सर्जरी जो है वो बेसिकली करना चाहिए जो एज ग्रुप में, वो एज ग्रुप है अराउंड 16 to 65 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। अगर लेस देन 16 या मोर देन 65 ईयर्स हुआ देन वी आर नॉट गोइंग फॉर बेरिएट्रिक सर्जरी। सो व्हाट आर द contraindications? So contraindications ऑफ बेरिएट्रिक सर्जरी, क्या क्या contraindications हैं? नंबर 1, अभी मैंने जैसे बताया, एज क्या है, एज लेस देन 16 और यू कैन से मोर देन 65, तब भी हम अगर एज 16 ईयर्स से कम है या फिर मोर देन 65 ईयर्स है देन वी आर नॉट गोइंग फॉर बेरिएट्रिक सर्जरी। उसके बाद मान के चल रहे हैं किसी को सीवियर कोआगुलोपैथी है या फिर किसी को सीवियर कार्डियक डिजीज है, तब भी हम नहीं जाएंगे। या फिर किसी को अगर साइकियाट्रिक प्रॉब्लम, तब भी हम बेरिएट्रिक सर्जरी नहीं करेंगे। लेकिन एक इम्पोर्टेंट है जो बेसिकली बेरिएट्रिक सर्जरी एब्सोल्युटली कंट्राइंडिकेशन, मतलब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन ऑफ बेरिएट्रिक सर्जरी, द आंसर इज Prader-Willi syndrome। यहाँ पे क्या होता है ना, ये वाला केस में देयर इज हाइपरफाजिया मतलब एक्सेसिव ईटिंग, ठीक है, एक्सेसिव ईटिंग, ज़्यादा खाना। तो ये खाने का दिमाग का प्रॉब्लम है, तो इसलिए अगर कोई ज़्यादा खाना खाता है तो फिर यहाँ पे मतलब बेरिएट्रिक सर्जरी करने का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए द एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन इज Prader-Willi syndrome, ये याद रखेंगे। एग्जाम में अगर कहीं पे ऑप्शन लिखा कि व्हाट आर द कंट्राइंडिकेशन ऑफ Prader-Willi syndrome, तो पहला नाम आता है इसका Prader-Willi, कंट्राइंडिकेशंस ऑफ बेरिएट्रिक सर्जरी, तो पहला नाम आता है Prader-Willi syndrome, ठीक है। एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन ऑफ बेरिएट्रिक सर्जरी इज Prader-Willi syndrome, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। Now let's talk about what are the classification of bariatric surgery। बेरिएट्रिक सर्जरी का क्लासिफिकेशन अगर देखें, इसको 3 डिफरेंट कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बोलते हैं, इसे बोलेंगे रेस्ट्रिक्टिव प्रोसीड्यूर, दूसरा बोलते हैं माल अब्जॉर्प्टिव प्रोसीड्यूर, तीसरा बोलते हैं मिक्स्ड प्रोसीड्यूर। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब मान के चल रहे हैं अगर रेस्ट्रिक्टिव प्रोसीड्यूर बोलेंगे, रेस्ट्रिक्शन ऑफ द फूड इनटेक, इसमें ऐसे हम GI ट्रैक्ट में चेंजेस करेंगे जहां पर फूड इनटेक हमारा कम हो जाए, ठीक है ना। रेस्ट्रिक्टिव प्रोसीड्यूर मीन्स रेस्ट्रिक्शन ऑफ द फूड इनटेक। ठीक है ना। मान के चल रहे हैं स्टोमक का कुछ हिस्सा काट देना, इसमें क्या होगा, स्टोमक का जो पोर्शन है वो कम हो जाएगा,
कैपेसिटी कम हो जाएगा और जो फूड इंटेक है वो भी कम होगा. सो वी आर रिस्ट्रिक्टिंग द अमाउंट ऑफ फूड इंटेक. माल ऑब्जेक्टिव प्रोसीड्योर में यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. हाँ, रेस्ट्रिक्शन के साथ कभी कभी क्या जाएगा तो हम बोलेंगे मिक्स्ड प्रोसीड्योर, बट माल ऑब्जेक्टिव प्रोसीड्योर में ज़्यादातर रेस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे खाने का. यहाँ पे ऑब्जर्प्शन में जहाँ पे मान के चल रहे हैं इंटेस्टाइन से ज़्यादातर जो खाना है वो ऑब्जर्व होता है पोर्टल सर्कुलेशन में एंड थ्रू आउट द बॉडी ये मूव होता है. अगर मान के चल रहे हैं यहाँ पे इंटेस्टाइन का वो हिस्सा को हम बाईपास कर लें जहाँ पर ये ऑब्जर्प्शन होता है, तो ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा. अगर ऑब्जर्प्शन नहीं होगा तो फिर बॉडी के अंदर उतना ज़्यादा न्यूट्रिशनल कंटेंट नहीं जाएगा और बॉडी के अंदर उतना वेट नहीं बढ़ेगा. तो ये कंसेप्ट होता है. माल ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर में क्या होता है, वी आर रिड्यूसिंग द रिडक्शन ऑफ absorption of nutrient. ठीक है. मिक्स्ड प्रोसीड्योर में क्या आता है, यहाँ पे दोनों चीज़ आता है. एक है क्या, रेस्ट्रिक्शन करेंगे, रेस्ट्रिक्शन प्लस देयर इज डिक्रीज absorption. ठीक है. या फिर बोल सकते हैं माल absorption. ठीक है. दोनों अगर कंबाइनिंगली हुआ तो बोलेंगे मिक्स्ड प्रोसीड्योर. अब यहाँ पे रेस्ट्रिक्टिव प्रोसीड्योर के अंदर क्या क्या चीज़ें आता है, क्या क्या सर्जरी इसके अंदर आता है. तो पहला वाला सर्जरी रेस्ट्रिक्टिव क्लास के अंदर आता है वर्टिकल बैंडिंग गैस्ट्रोप्लास्टी. वर्टिकल बैंडिंग गैस्ट्रोप्लास्टी. The number 2 surgery, adjustable gastric banding. Number 3, gastric sleeve gastrectomy बोल सकते हैं. sleeve gastrectomy. इंट्रागैस्ट्रिक बैलून सर्जरी. ठीक है. इसे छोड़ के माल ऑब्जेक्टिव प्रोसीड्योर के अंदर क्या आता है, जेजुनल इलियल बाईपास. जेजुनल इलियल बाईपास सर्जरी. ठीक है. एंड मिक्स्ड प्रोसीड्योर के अंदर क्या आ रहा है, आता है रूएन वाई गैस्ट्रिक बाईपास. ठीक है. RYZB कभी कभी इसे बोलते हैं, RYZB सर्जरी या फिर रूएन वाई गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी. नंबर 1. नंबर 2, मिनी गैस्ट्रिक बाईपास. mini gastric bypass surgery and then biliopancreatic diversion. Biliopancreatic diversion. सो these are मतलब इसके अंदर बहुत सारे सर्जरीज हैं. मैंने इम्पोर्टेंट सर्जरी जो है वो पॉइंट आउट किया है. मतलब रेस्ट्रिक्टिव प्रोसीड्योर के अंदर, माल ऑब्जेक्टिव प्रोसीड्योर, मिक्स्ड प्रोसीड्योर के अंदर बहुत सारे क्लासेस आते हैं, पर टाइप्स आते हैं. इसके अंदर हम उतना पढ़ेंगे जितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. तो रेस्ट्रिक्टिव प्रोसीड्योर के अंदर क्या क्या आ रहा है, ओके, वर्टिकल बैंडिंग गैस्ट्रोप्लास्टी. नंबर 2, एडजस्टेबल गैस्ट्रिक बैंडिंग. नंबर 3, स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी. नंबर 4, इंट्रागैस्ट्रिक बैलून. एंड माल ऑब्जेक्टिव प्रोसीड्योर के अंदर जहाँ पर ऑब्जर्प्शन हमारा जो है, माल ऑब्जर्प्शन हम चाहते हैं कि बॉडी के अंदर ज़्यादा ऑब्जर्प्शन ना हो, तो वो वाला सर्जरी है जेजुनल इलियल बाईपास. एंड मिक्स्ड प्रोसीड्योर के अंदर आता है RYZB सर्जरी, मतलब रूएन वाई गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी, मिनी गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी एंड बिलियोपैंक्रेटिक डाइवर्शन. सो लेट्स टॉक अबाउट वन बाय वन कि क्या क्या ये सर्जरीज होते हैं. पहला वाला सर्जरी है वर्टिकल बैंडिंग गैस्ट्रोप्लास्टी. वर्टिकल बैंडिंग गैस्ट्रोप्लास्टी, यहाँ पे बैंडिंग जो हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम वर्टिकल एक यहाँ पे जैसे हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक बैंड यूज किया जाता है. देखिए यहाँ पे, तो ये होता है स्टेपल. ये वाला पोर्शन है, मतलब मान के चल रहे हैं जैसे ये कंप्लीट स्टोमक को हम क्या कर रहे हैं कि छोटा सा
पाउच में बदल देते हैं। ऐसे छोटा सा पाउच है स्टोमक का, और जो बाकी हिस्सा है वहाँ पे हमारा कोई भी खाना फिल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान सकते हैं जो पाउच हम क्रिएट कर रहे हैं, कैसे क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे वर्टिकली वी आर स्टैपलिंग द स्टोमक। ठीक है, यहाँ पे स्टैपल किया जाता है, ठीक है, मेटालिक स्टैपल किया जाता है, साथ में यहाँ पे एक होल करके स्टैपलिंग किया जाता है, और साथ में एक बैंड यूज किया जाता है जहाँ पर ये मतलब स्टोमक को ऐसे दबा के रखें। ठीक है, यहाँ पे अलाउ होता है, मतलब थोड़ा सा गैप होता है और ये गैप के थ्रू यहाँ पे फूड नीचे तक आएगा। लेकिन यहाँ पे हमें क्या होता है ना, वो जैसे ही पाउच छोटा सा बनता है हमें फील होता है, जैसे ही थोड़ा सा खाने से हमें एक महसूस होता है कि हमारा जो पेट है वो भर्ती हो गया है, फुल हो गया है, वो सेंसेशन फील होता है। तो इसलिए छोटा सा पाउच बनाया जाता है, इसे बोलते हैं वर्टिकल बैंडिंग गैस्ट्रोप्लास्टी। क्या बोलेंगे, वर्टिकल बैंडिंग गैस्ट्रोप्लास्टी। प्लास्टी मतलब क्या, रिपेयर करना। तो स्टोमक को हम रिमूव नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे स्टोमक का रिपेयरिंग किया जाता है। तो वर्टिकली वी आर मेकिंग अ स्टैपलिंग लाइन, मतलब स्टैपलिंग किया जाता है, एंड वी आर मेकिंग ए स्मॉल पाउच, ठीक है ना, अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ द स्टोमक। एक्सिस मतलब क्या, ये हो गया स्टोमक का एक्सिस, मतलब लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस या सेंट्रल एक्सिस जो भी बोल सकते हो। यहाँ पे अलॉन्ग द एक्सिस वी आर मेकिंग द पार्टीशन ऑफ द स्टोमक। स्टोमक को हम दो पार्ट में बांट लेते हैं। ये जो बड़ा वाला पार्ट है, मतलब ये छोटा सा पार्ट है स्टोमक का, इतना वाला हिस्सा, और बाकी जो है वो और एक बड़ा सा पार्ट है जहाँ पर हम फूड जाना नहीं चाहते कि इसके अंदर फूड जाए, वो नहीं चाहते। ये छोटा सा पाउच हमारा क्या करता है ना, वो इसके अंदर खाना जो है अंदर जाता है, और यहाँ पे स्टोर होने से हमें फील होता है कि यहाँ पे हमारा पेट जो है वो भर गया है। तो यहाँ पे जो बैंड यूज किया जाता है वो बैंड है पॉलीयूरेथेन बैंड। यहाँ पे याद रखेंगे, इसे मेश बैंड जो यूज किया जाता है स्टोमक को ऐसे कंस्ट्रिक्ट करके रखने के लिए, इसे बोलते हैं नॉन एडजस्टेबल। इसको हम एडजस्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, मैं आगे बताऊंगा। एक एडजस्टेबल टाइप आता है, वहाँ पे हम बात करेंगे इसके रिगार्डिंग। नॉन एडजस्टेबल पॉलीयूरेथेन नॉन एडजस्टेबल पॉलीयूरेथेन बैंड, ये बैंड को हम यूज़ कर रहे हैं फॉर कंस्ट्रिक्शन ऑफ द स्टोमक, ऐसे करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या बनाया जाता है, छोटा सा पाउच बनाया जाता है, स्मॉल पाउच बनाया जाता है, ठीक है, और इसमें खाना जो है जाके रहता है, और हमें फील होता है कि हमारा पेट जो है वो भर गया है। आजकल ये सर्जरी नहीं किया जाता है, नाउ दिस इज़ ऑब्सोलीट। ठीक है, ऑब्सोलीट हम बोल सकते हैं, आजकल ये सर्जरी नहीं किया जाता है। ठीक है, और इसमें देखो अगर बात करें यहाँ पे, क्या हमारा अब्जॉर्प्शन में कोई प्रॉब्लम आएगा? नहीं, क्योंकि खाना जो है स्टोमक तक आता है और नीचे जाएगा इंटेस्टाइन में, यहाँ से क्या होता है, अब्जॉर्प्शन होता है। अगर इंटेस्टाइन में कुछ हम बदलाव करते तो फिर यहाँ पे अब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम होता, लेकिन यहाँ पे अब्जॉर्प्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज ओनली रेस्ट्रिक्टिंग, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर रेस्ट्रिक्टिंग द अमाउंट ऑफ फूड इनटेक। ठीक है ना, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दिस इज रेस्ट्रिक्टिव सर्जरी। ठीक है, रेस्ट्रिक्टिव सर्जरी, एंड दिस इज नॉन माल अब्जॉर्प्टिव मतलब इसमें माल अब्जॉर्प्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये अब्जॉर्प्शन ठीक ठाक होगा, बस हम रेस्ट्रिक्शन कर रहे हैं कितना अमाउंट का फूड खाना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, सर्जरी का नाम है एडजस्टेबल गैस्ट्रिक बैंडिंग। दिस इज कॉल्ड एडजस्टेबल गैस्ट्रिक बैंडिंग सर्जरी। यहाँ पे भी सेम टाइप का एक पाउच बनाया जाता है, छोटा सा पाउच, ठीक है, और बाकी हम यहाँ पे इसको बैंड यूज़ करते हैं। बेसिकली एक सिलिकॉन बैंड है और उसे यूज़ किया जाता है, और ये बैंड के साथ जो है एक अटैच हुआ है ट्यूब, और जो कि हमारा एब्डोमेन के मतलब नीचे, ठीक नीचे एक पोर्ट इसका है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सलाइन को इंसर्ट कर सकते हैं, सलाइन को इंजेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम सलाइन देंगे, ये थोड़ा सा जो बैंड है वो टाइट होगा। ठीक है, सलाइन खींच के निकालने से अगर मतलब सलाइन अगर हम इंजेक्ट करें तो बैंड क्या होता है, टाइट होता है। ठीक है,
और यहाँ पे अगर सलाइन को हम निकाल दें, रिमूव कर दें सलाइन को, रिमूव करने से क्या होता है, वो लूज़ हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या बेनिफिट होगा, हम जब चाहें ये बैंड को बाहर से क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब जब चाहे टाइट कर सकते हैं, जब चाहें लूज कर सकते हैं। दैट्स व्हाई कॉल्ड एज एडजस्टेबल गैस्ट्रिक बैंडिंग सर्जरी। ठीक है, ये भी नहीं किया जाता है आजकल उतना, लेकिन याद रखेंगे ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट है, यहाँ पे दोनों को हम अगर वर्टिकल बैंडिंग गैस्ट्रोप्लास्टी एंड एडजस्टेबल गैस्ट्रिक बैंडिंग सर्जरी देखेंगे तो दोनों में ये डिफरेंस है। वर्टिकल बैंडिंग में क्या किया जाता है, स्टैपलिंग मतलब स्टोमक को पार्टीशन किया जाता है। ये छोटा सा पार्ट को हम पाउच बनाते हैं बाय यूजिंग ए बैंड एंड स्टैपल, एंड ये बैंड जो है ये एडजस्टेबल नहीं है, फिक्स है। ठीक है, नॉन एडजस्टेबल बोल सकते हैं इसीलिए। तो एडजस्टेबल बैंड में क्या आता है, यहाँ पे एक ट्यूब लगाया गया है और ये ट्यूब कनेक्ट हुआ है कहाँ पर, एब्डोमिनल वॉल का ठीक नीचे हम इसको पोर्ट मतलब फिक्स करते हैं, जहाँ पर हम सलाइन को इंसर्ट या फिर निकाल सकते हैं, सो दैट वी कैन एडजस्ट द टाइटनेस ऑफ द बैंड। ठीक है, नेक्स्ट सर्जरी नाम है स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी। स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी, स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी मतलब क्या, स्टोमक, नाउ यू कैन सी दिस इज द कंप्लीट पार्ट ऑफ द स्टोमक, और इतना पार्ट को हम क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अराउंड 70 to 80% ऑफ द स्टोमक हैज बीन रिमूव्ड। कितना पोर्शन हमने रिमूव किया, 70 to 80% ऑफ स्टोमक। ठीक है, स्टोमक हमने क्या किया, रिमूव कर दिया। ठीक है, इसी पार्ट में क्या होता है, एक हार्मोन है, नाम है घेरलिन। घेरलिन करके एक हार्मोन है, यहाँ पे यही जो ग्रेटर कर्वेचर, यहाँ पे यही वाला पार्ट में ज़्यादातर होता है स्टोमक का। तो ये घेरलिन वाला जो है हार्मोन, इसे बोलते हैं हंगर हार्मोन करके, हंगर हार्मोन। ये हंगर हार्मोन का काम है हमें ज़्यादा अपेटाइट या भूख लगने के लिए हेल्प करता है, मतलब हमें ज़्यादा भूख लगता है घेरलिन के वजह से। अगर हमने ये पार्ट को रिमूव कर दिया तो घेरलिन क्या होगा, कम होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा या फिर कम प्रोडक्शन होगा। अगर ये घेरलिन प्रोडक्शन कम होता है देन देयर विल बी डिक्रीज एपेटाइट, हमें भूख कम लगेगा। अगर भूख कम लगता है देन देयर विल बी वेट लॉस। ठीक है, तो ये एक मैकेनिज्म है जहाँ पर हम 70 to 80% ऑफ द स्टोमक वी आर रिमूविंग इट। ठीक है, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्टोमक कौन सा पार्ट से हम रिमूव कर रहे हैं, नाउ दिस इज द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टोमक। ये वाला बड़ा सा कर्व है, तो ये वाला बड़ा कर्व है, ये वाला छोटा सा कर्व है। ठीक है ना, लेसर कर्वेचर एंड नाउ दिस इज द ग्रेटर कर्वेचर। दिस इज कॉल्ड एज ग्रेटर कर्वेचर साइड ऑफ द स्टोमक, ग्रेटर कर्वेचर, and this is lesser curvature. ठीक है, सो ग्रेटर कर्वेचर साइड से हम क्या कर रहे हैं, 70 to 80% ऑफ द स्टोमक वे आर रिमूविंग, एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्टोमक लुक्स लाइक ए स्लीव। ये कैसे दिखता है, स्लीव जैसा दिखता है, या फिर हम ये बोल सकते हैं बनाना जैसा दिखता है। ठीक है, बनाना जैसा, ये वाला जो पोर्शन है बनाना जैसा दिखता है, बनाना या स्लीव शेप का दिखता है। ठीक है ना, या फिर हम सिलेंड्रिकल शेप बोल सकते हैं, सिलेंड्रिकल शेप दिखता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी बोलते हैं। गैस्ट्रेक्टोमी मतलब क्या, रिमूवल। गैस्ट्रेक्टोमी, एक्टोमी मतलब है रिमूवल, रिमूवल, एंड गैस्ट्रो मतलब है स्टोमक। यहाँ पे हम स्टोमक को रिमूव कर रहे हैं, कुछ पार्ट ऑफ द स्टोमक हम रिमूव कर रहे हैं, एंड द रिमेनिंग द स्मॉलर पार्ट ऑफ द स्टोमक लुक्स लाइक ए बनाना और सिलेंड्रिकल शेप विच इज कॉल्ड एज द स्लीव। ठीक है, स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी इसलिए बोला जाता है इसको, अदरवाइज इसका नाम है स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी का, देयर आर सर्टेन अदर नेम्स ऑल्सो नोन एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज ग्रेटर कर्वेचर गैस्ट्रेक्टोमी, ग्रेटर कर्वेचर गैस्ट्रेक्टोमी। क्यों, क्योंकि हमने ग्रेटर कर्वेचर साइड से स्टोमक का रिमूवल किया है। otherwise we are saying this is longitudinal, they are vertical गैस्ट्रेक्टोमी। ठीक है, वर्टिकल या फिर लॉन्गिट्यूडिनल, लेंथ वाइज वी आर रिमूविंग द पार्ट ऑफ द स्टोमक, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दिस इज लॉन्गिट्यूडिनल और वर्टिकल गैस्ट्रेक्टोमी, राइट। नेक्स्ट आते हैं
यहाँ पे क्या होता है, अभी ये कौन सा वाला टाइप का सर्जरी होगा, रेस्ट्रिक्टिव या माल ऑब्जर्टिव या मिक्स टाइप? दिस इज कंप्लीटली और एब्सोल्युटली रेस्ट्रिक्टिव सर्जरी। रेस्ट्रिक्टिव क्यों? हम रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, खाना कितना खाएंगे वो हम रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। बिकॉज दिस इज अ रेस्ट्रिक्टिव सर्जरी देन द इंटेक ऑफ फूड विल बी लेस। ठीक है, फूड इंटेक विल बी लेस, फूड इंटेक विल बी लेस। ठीक है ना, इसके वजह से क्या होता है, वेट लॉस होता है। दूसरा साइड से अगर देखें तो यहाँ से एक हार्मोन जो है, नाम है गेरलिन, वो हार्मोन का सिक्रेशन भी कम होता है, जिसके वजह से क्या होता है, हंगर, इसे बोलते हैं हंगर हार्मोन। इसके वजह से देयर इज एपेटाइट कम होता है। ठीक है ना, एपेटाइट कम होता है और इसके वजह से क्या होता है, वेट लॉस होता है। तो यहाँ पे मैकेनिज्म दो है, एक है फूड इंटेक को कम कर रहे हैं, दूसरा हार्मोनल मैकेनिज्म है जहाँ पर गेरलिन को हम गेरलिन का प्रोडक्शन को हम कम कर रहे हैं, इसके वजह से वेट लॉस होता है। ठीक है, तो ये एक रैपिड प्रोसीड्योर है जहाँ पर हम पार्ट ऑफ द स्टोमक लाइक 70 to 80% हम रिमूव कर रहे हैं। सो व्हाट इज दिस कॉल्ड, स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी। एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्टोमक, लाइक इतना जो पार्ट है, जो बचा कुचा पार्ट है, इसमें बस कितना अमाउंट रहेगा, 30 to 60 ml का जो खाना है उतना बस रह जाएगा, मतलब रह पाएगा। इसका कैपेसिटी होगा कुछ 30 to 60 ml, इससे ज़्यादा वो नहीं रख पाएगा कुछ भी खाना। नेक्स्ट आते हैं, एक सर्जरी है, नाम है इंट्रागैस्ट्रिक बैलून। ठीक है, तो कैसे किया जाता है, पहले तो एक एंडोस्कोपी के थ्रू एंडोस्कोपी किया जाता है। एंडोस्कोपी का जो एंड है, इसके अंदर एक बैलून को डिफ्लेट करके अंदर छोड़ा जाता है। उसके बाद ये बैलून को फुला के फिर एंडोस्कोप को हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं एंडोस्कोपिक गैस्ट्रिक बैलून सर्जरी। तो कैसे किया जाता है, डिफ्लेट करके, मतलब ये बैलून को डिफ्लेट करके अंदर छोड़ते हैं, फिर इसको फुला देते हैं और बैलून स्टोमक के अंदर रहता है। इसके वजह से क्या होता है, खाना भी जो भी हम खाएंगे, बैलून तो मतलब कुछ स्पेस ले लेगा स्टोमक के अंदर, और जो भी खाना हम खाएंगे थोड़ा अमाउंट का खाने से भी ये स्टोमक फुल हो जाएगा। इसमें क्या होता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेस्ट्रिक्टिव सर्जरी। दिस इज ऑल्सो a restrictive type because the intake of the food is restricted। ठीक है, रेस्ट्रिक्टिव टाइप ऑफ सर्जरी एंडोस्कोपिकली प्लेस किया जाता है, और मैक्सिमम हम ये जो बैलून है इसको हम 6 months तक रख सकते हैं, मैक्सिमम 6 months। ठीक है, मैक्सिमम 6 महीने तक इसको हम रख सकते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, दूसरा कोई अगर हमें सर्जरी करना हो, ठीक है, मतलब बेरियाट्रिक सर्जरी, उससे पहले टेम्पररली ये इंट्रागैस्ट्रिक बैलून सर्जरी किया जाता है, सो दैट अगर डेफिनेटिव मैनेजमेंट करना हो तो पहले ये इंट्रागैस्ट्रिक बैलून डाल दो और बाद में जाके डेफिनेटिव जो कोई दूसरा गैस्ट्रिक बेरियाट्रिक सर्जरी हम करना चाहें वो कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर लाइक रेस्ट्रिक्टिव सर्जरीज। रेस्ट्रिक्टिव सर्जरी के अंदर हमने क्या क्या बात की है, हमने बात किया रिगार्डिंग नंबर 1 द वर्टिकल बैंडिंग गैस्ट्रोप्लास्टी, वर्टिकल बैंडिंग गैस्ट्रोप्लास्टी। द नंबर 2 हमने बात किया रिगार्डिंग द एडजस्टेबल गैस्ट्रिक बैंडिंग, एडजस्टेबल गैस्ट्रिक बैंडिंग। एंड नंबर 3 हमने बात की है रिगार्डिंग स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी, गैस्ट्रेक्टोमी। एंड नंबर 4 हमने बात की रिगार्डिंग इंट्रागैस्ट्रिक बैलून, intragastric balloon. So these are 4 different type of surgeries which are called as restrictive surgeries. Restrictive, ठीक है। The next one is called as malabsorptive type. इसे बोलते हैं जेजुनो इलियल बाईपास। तो माल ऑब्जर्प्शन मतलब क्या, माल ऑब्जर्प्टिव सर्जरी में क्या होता है, वी आर डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है ना। डिक्रीजिंग मतलब लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन, जहाँ पर बेसिकली खाना एक्सपोज हो, ठीक है। डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन फॉर फूड एक्सपोजर, ठीक है। फूड एक्सपोज कुछ इंटेस्टाइन का पार्ट है जहाँ पर फूड बिल्कुल एक्सपोज नहीं होता, बाय दैट वी कैन डिक्रीज द अब्जॉर्प्शन।
ठीक है, कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल मान के चल रहे हैं जैसे ये वाला पिक्चर है, ये हो गया स्टोमक का जो हिस्सा है वो इंटैक्ट है, जहाँ पर इंटेस्टाइन, ड्यूोडेनम हो गया, जेजुनम हो गया। जेजुनम से हमने क्या किया, कुछ पार्ट को ऐसे काट लिया, जेजुनम को काट लिया। काटने के बाद मान के चल रहे हैं ये जो जेजुनम का हिस्सा है ये यहाँ पर कनेक्ट होना चाहिए था, राइट। अभी जेजुनम को हमने क्या किया, जेजुनम के बाद हमने जेजुनम का कुछ हिस्सा ऐसे स्किप कर दिया, इसको हमने मतलब लाइगेट कर दिया, मान के चलो ऐसे हमने इसको लाइगेट कर दिया, सूचर कर दिया। अभी जो पार्ट है इंटेस्टाइन का इतना हिस्सा हमने क्या कर दिया, स्किप कर दिया। यहाँ पर कोई अटैचमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। इसको डायरेक्टली हम जेजुनम को, ये वाला जेजुनम का हिस्सा है जो कि हमने यहाँ से काटा हुआ है, काटने के बाद हमने जोड़ दिया किसके साथ, इलियम के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे इतना हिस्सा जो जेजुनम का है ये फूड यहाँ पर नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा, स्टोमक के अंदर ऐसे आता है। फूड आने के बाद डायरेक्टली कहाँ पर जाएगा, यहाँ पे जेजुनम, और उसके बाद इलियम के अंदर जाएगा। लेकिन जो इलियम का हिस्सा है, कुछ हिस्सा, वहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, स्किप कर दिया। तो स्किप करने से क्या होता है, इतना पोर्शन जो है इलियम का यहाँ पर खाना नहीं जाएगा और देयर विल बी डिक्रीज ऑब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, क्योंकि इतना पार्ट तो एक्सपोज नहीं होता है फूड को, ठीक है ना, बात समझ गए। लेट मी शो यू अगेन। मान के चल रहे हैं ये हो गया स्टोमक का ड्यूोडेनम है एंड देन जेजुनम है, जो भी हिस्सा है ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है क्या, लार्ज इंटेस्टाइन है और यहाँ से इलियम है फॉर एग्जाम्पल। अभी यहाँ पे क्या होता है, हम क्या कर दिया, यहाँ पे इलियम का जो हिस्सा है यहाँ से निकाल दिया इलियम को, मतलब पूरा काट के निकाला नहीं, इतना जो पार्ट है इलियम का, हमने इलियम का जो हिस्सा है यहाँ पर, मतलब बेसिकली ये ऐसे कनेक्ट होना चाहिए, मान के चल रहे हैं ऐसे कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है, ये ऐसे कनेक्ट होना चाहिए। तो हमने क्या किया, जो इलियम का पार्ट है यहाँ से इलियम शुरू होता है, यहाँ से एंड फॉर एग्जांपल, तो आई मीन जेजुनम यहाँ से शुरू होता है और ये इलियम यहाँ पर है, ये हो गया जेजुनम फॉर एग्जांपल, एंड नाउ दिस इज द इलियम। हमने क्या किया, जेजुनम से काट लिया, जेजुनम को डायरेक्टली जोड़ दिया किधर, यहाँ पर, ठीक है ना, इसको ऐसे निकाल के इधर जोड़ दिया। तो इतना वाला जो जेजुनम का हिस्सा है वो क्या रहेगा, फूड इसके अंदर नहीं जाएगा, ऐसे जाएगा फूड अभी, ठीक है ना, ऐसे जाएगा। अभी जो जेजुनम का इतना वाला हिस्सा है, जेजुनम एंड इलियम का हिस्सा, यहाँ पे कोई भी फूड नहीं जाएगा। अगर नहीं जाता है तो क्या होगा, देयर विल बी डिक्रीज ऑब्जॉर्प्शन, ठीक है ना, ऑब्जॉर्प्शन डिक्रीज होता है, इसीलिए बोलते हैं क्या, माल ऑब्जॉर्प्टिव प्रोसीड्योर, ठीक है, माल ऑब्जॉर्प्टिव प्रोसीड्योर। अब ये माल ऑब्जॉर्प्टिव प्रोसीड्योर की वजह से, मतलब ऑब्जॉर्प्शन डिक्रीज होने से क्या ऑब्जॉर्प्शन डिक्रीज होता है, न्यूट्रिशन का या न्यूट्रिएंट का। अगर न्यूट्रिएंट ऑब्जॉर्प्शन कम होता है देन देयर विल बी डिक्रीज वेट। सो दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म यहाँ पे बोल सकते हैं। सो जेजुनल इलियल बाईपास, क्योंकि जेजुनम को हम डायरेक्टली इलियम के साथ जोड़ दिया और जो पार्ट है जेजुनम और इलियम का यहाँ पे वो स्किप हो जाता है, फूड को एक्सपोज नहीं होता, जिसके वजह से ऑब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, राइट। So this is one type of malabsorptive procedure. Now next we'll talk about the mixed procedure. Mixed मतलब क्या, दोनों यहाँ पे restriction भी है और malabsorption भी है, तो इसीलिए बोलते हैं क्या, mixed procedure करके। तो पहला वाला सर्जरी है, नाम है रोएनबाय गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी। इसमें क्या आता है पहले समझ लेते हैं। ये हो गया नॉर्मल स्ट्रक्चर, ये इसोफागस है, स्टोमक है, ड्यूोडेनम, जेजुनम, इलियम, बहुत सारे पार्ट हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो पहला पार्ट है यहाँ पे, तो पहला वाला काम है क्या करना, क्रिएटिंग ए गैस्ट्रिक पाउच। यहाँ पे पहले कैसा था स्ट्रक्चर, लेट मी शो यू दिस। पहले हम क्या करेंगे, मान के चल रही, ये हो गया स्टोमक का हिस्सा, ठीक है, स्टोमक का हिस्सा, ये हो गया पाइलोरस एंड देन ड्यूोडेनम, जेजुनम एक्सेट्रा। बट नाउ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्टोमक का जो हिस्सा है उसको हम पार्टीशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले एक स्टोमक का पाउच बनाएंगे
ठीक है। और जो बाकी हिस्सा है स्टोमक का, मान के चल रहे हैं ये जो हिस्सा है स्टोमक का, ठीक है, ये जो हिस्सा है स्टोमक का वो हम यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं, यहाँ पे ये पार्ट को हम रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। मतलब रिमूवल इन द सेंस इसको रिमूव नहीं कर रहे हैं, हम रहने देते हैं, बट इसका कोई फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। बेसिकली फंक्शन इसका कोई नहीं रहता। तो यहाँ पे मान सकते हैं यहाँ से शुरू हो गया क्या, जैसे डोडेनम शुरू हुआ एंड देन जेजुनम वगैरह शुरू होता है यहाँ से। तो इतना पार्ट है स्टोमक का जो हम क्या कर दिए, दूसरा मतलब स्टोमक का पार्टीशन कर दिए, मान के चलो ये हो गया स्टोमक का पार्टीशन। जो हमने पाउच बनाया हुआ है यहाँ पे, वो पाउच बेसिकली किसके साथ जोड़ेंगे, यहाँ पे जो पाउच है, ठीक है, ये हो गया स्टोमक का स्मॉल पाउच हमने क्रिएट किया। पहला वाला काम है एक गैस्ट्रिक पाउच बनाना, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे स्टेपल कर देंगे स्टोमक को, क्योंकि हम काट लिए हैं तो इसको हमें मतलब स्टेपलिंग करना ज़रूरी है, तो स्टेपलिंग कर दिया। अभी जो पाउच बना तो वो पहला काम है गैस्ट्रिक पाउच बनाना चाहिए। अब यहाँ पे मान के चल रहे हैं ये हो गया क्या, डेओडेनम एंड जेजुनम का हिस्सा, ये होगा डेओडेनम, ठीक है। उसके बाद आता है क्या, जेजुनम। यहाँ पे जेजुनम को हमने काट लिया, ठीक है, जेजुनम को हमने काट लिया। और जेजुनम को जैसे हमने यहाँ से ऐसे काट लिया तो ये वाला हिस्सा को हम लेके इधर जोड़ दिए। तो जोड़ने से क्या हुआ, जो जेजुनम का हिस्सा है वह भी गैस्ट्रो जेजुनोस्टोमी हो गया। स्टोमक को हमने जेजुनम के साथ जोड़ दिया इधर, तो स्टोमक को बोलेंगे गैस्ट्रो, एंड जो जेजुनम का हिस्सा हमने यहाँ से काट के उधर लगाया हुआ है उसे बोलेंगे गैस्ट्रो जेजुनोस्टोमी, गैस्ट्रो जेजुनोस्टोमी, ठीक है, समझ में आ रहा है। और फिर जेजुनम का जो हिस्सा है वो तो लंबा है, जेजुनम ऐसा आएगा, ठीक है, कुछ हिस्सा जेजुनम का इधर भी है, तो हम जेजुनम और जेजुनम ये दोनों को हम जोड़ दिए इधर। यहाँ पे जेजुनम कहाँ से, स्टोमक के साथ जो जोड़ दिए हैं वो जेजुनम है, और ये वाला जेजुनम, ठीक है, दोनों को हमने जोड़ दिया इधर, ठीक है। जोड़ने के बाद नीचे की तरफ ऐसे लेके आएंगे, मतलब वो कनेक्ट हो जाएगा ऐसे, ये हो गया जेजुनम और ये भी हो गया जेजुनम। समझ में नहीं आया, दोबारा मैं बताता हूँ अगर कंफ्यूज किया तो ये हो गया जेजुनम को हमने काट के इधर से स्टोमक के साथ जोड़ा हुआ है, बोलेंगे गैस्ट्रो जेजुनोस्टोमी। और जो जेजुनम नीचे आ रहा है वो ऐसे नीचे आएगा, जेजुनम तो बड़ा वाला हिस्सा है ना, वो ऐसे आएगा, इसको हम ऐसे कनेक्ट कर दिया और दूसरा यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो कनेक्ट करने के बाद ये हो गया इंटेस्टाइन का दूसरा हिस्सा, ठीक है। जेजुनम इलियम वो आगे फिर लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जाता है। अब यहाँ पे बाईपास क्या हुआ, जो भी खाना आएगा, अभी देख के चलते हैं आगे, यहाँ पे खाना आएगा, ऐसे खाना जाएगा अंदर, ठीक है। तो ये हो गया स्टोमक के अंदर, और ज़्यादा नहीं गया, जो छोटा सा पाउच है उसके अंदर जाता है। डेओडेनम को स्किप कर लिया, डेओडेनम के अंदर खाना नहीं जा रहा, तो यहाँ पे आएगा ऐसे, और फिर नीचे आएगा खाना, ऐसे करके खाना आएगा। लेकिन जो स्टोमक का हिस्सा अंदर पड़ा हुआ है इधर, ये गैस्ट्रिक जूसेस सीक्रेट करेगा। अभी गैस्ट्रिक जूसेस आएगा किधर, डेओडेनम होके यहाँ पे मिक्स होगा। यहाँ से क्या आएगा, गैस्ट्रिक जूसेस आएगा, गैस्ट्रिक जूसेस, एंड यहाँ से जो ग्रीन वाला देख रहे हो यहाँ पे फूड मटेरियल आएगा, ठीक है। तो जेजुनम के पास ये दोनों मिक्स होंगे। डेओडेनम को स्किप कर दिया, स्टोमक का बड़ा वाला हिस्सा को इसने स्किप कर दिया। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होता है, पहले हम स्टोमक को जेजुनम के साथ जोड़ दिए, गैस्ट्रो जेजुनोस्टोमी बोल दिए। यहाँ पे जेजुनम और जेजुनम को हमने जोड़ दिया, इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलेंगे, जेजुनोस्टोमी, जेजुनोस्टोमी, ठीक है। और यहाँ पे क्रिएशन ऑफ द पाउच, 3 चीज़ यहाँ पे किया जाता है। तो क्रिएशन ऑफ द पहला वाला है क्रिएशन ऑफ द स्टोमक पाउच, नंबर 2 गैस्ट्रो जेजुनोस्टोमी, नंबर 3 जेजुनोस्टोमी। ये 3 चीज़ होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक तो माल ऑब्जर्प्शन होगा क्योंकि डेओडेनम के अंदर खाना नहीं जा रहा, दूसरा हमने स्टोमक का कंटेंट को कम कर दिया, वॉल्यूम को। तो इसमें क्या होता है, दोनों चीज़ होता है, रेस्ट्रिक्टिव प्लस माल ऑब्जर्प्टिव सर्जरी।
लेट मी शो यू दिस वन इन द डायग्राम। सर्जरी के बाद क्या होता है, देखो ऐसे स्टोमक का जो कंटेंट है वो कम हो गया, हमने जोड़ दिया किसको, जेजुनम को हमने क्या कर दिया, इधर जोड़ दिया, डेओडेनम को बाईपास कर लिया, जेजुनम का जो हिस्सा है उसको हमने जेजुनम के साथ जोड़ दिया, जेजुनोस्टोमी हुआ। तो यहाँ पे नंबर 1 क्रिएशन ऑफ द गैस्ट्रिक पाउच, नंबर 2 यहाँ पे गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी, नंबर 3 यहाँ पे जेजुनोस्टोमी। जो 3 चीज़ यहाँ पे किया जाता है इन रुइन बाय गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी। दिस इज लाइक ए मिक्स टाइप, क्योंकि दोनों होता है यहाँ पे, एक तो रेस्ट्रिक्शन भी, दूसरा माल अब्जॉर्प्शन भी होता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली डन प्रोसीड्योर। मोस्ट कॉमनली डन प्रोसीड्योर नंबर 1 इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, ये दोनों आता है, मिक्स टाइप का आता है, मतलब रेस्ट्रिक्शन भी होता है, माल अब्जॉर्प्शन भी होता है। दिस इज वन ऑफ द रिलायबल प्रोसीड्योर, रिलायबल फॉर लॉन्ग टर्म वेट लॉस, फॉर लॉन्ग टर्म वेट लॉस। ठीक है, इसमें जो है 60 to 75% ऑफ बॉडी वेट कम हो जाता है, डिक्रीज अराउंड 60 to 75% ऑफ एक्स्ट्रा बॉडी वेट। तो याद रखेंगे रुइन बाय गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी। द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज द मिनी गैस्ट्रिक बाईपास। ठीक है, द मिनी गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी। तो मिनी गैस्ट्रिक बाईपास एक क्या है, बोल सकते हैं मतलब इजीली और रैपिडली करने वाला प्रोसीड्यूर है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, एक स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी किया जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे हम स्टोमक को बेसिकली रिमूव कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, स्टोमक का एक बड़ा सा हिस्सा को हमने यहाँ पे मतलब पार्टीशन कर रहे हैं, रिमूव तो नहीं कर रहे हैं, पार्टीशन कर दिए। तो पार्टीशन करने के बाद यहाँ पे जो जेजुनम है, ठीक है, जेजुनम को हमने क्या कर दिया, डायरेक्टली यहाँ पे जोड़ दिया विद द स्टोमक। कैसे कर रहे हैं, तो ये हो गया, मान के चल रहे हैं स्टोमक, ये हो गया डोडेनम एंड देन जेजुनम, ऐसा है। ठीक है, तो इतना वाला पोर्शन मान के चल रहे हैं, हमने क्या किया, रिमूव कर दिया। इतना वाला पोर्शन हमने सेपरेट कर दिया, नॉट रिमूविंग बट वी आर कीपिंग इट असाइड। ठीक है, हम इसको रखते हैं। ठीक है, इतना वाला पोर्शन मान के चल रहे हैं, हमने क्या किया, स्टोमक का एक क्रिएट किया इतना वाला पोर्शन। और ये जो पोर्शन है तो कैसे किया, तो मान के चल रहे हैं ऐसे हो गया वो वाला पार्ट जो हम क्रिएट कर रहे हैं, और जो बाकी स्टोमक का पोर्शन है वो ऐसे हम स्टेपल कर दिए ऐसे करके। ठीक है, स्टेपल कर दिए तो वो वाला पार्ट ऐसा कुछ रहेगा। ठीक है, तो ये जो हिस्सा हम देख रहे हैं, जो छोटा सा हमने क्रिएट किया हिस्सा, इसको हम जोड़ेंगे किसके साथ, यहाँ से जो जेजुनम आता है, जेजुनम को हमने ऐसे ऊपर उठाया, इसको ऐसे जोड़ दिया जेजुनम को। ठीक है, तो जेजुनम को हमने ऐसे उठा दिया। दिस इज कॉल्ड मिनी गैस्ट्रिक बाईपास। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं स्टोमक को हमने क्या किया, पहले छोटा सा हिस्सा इसका हमने क्रिएट किया, करने के बाद इसको हमने क्या किया, जेजुनम का जो हिस्सा है इसको उठाया और ऊपर साइड टू साइड ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, तो जोड़ने से क्या हुआ, तो मतलब जल्दी होने वाला, रैपिडली होने वाला प्रोसीड्योर है। दिस इज कॉल्ड मिनी गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी। जो खाना आएगा वो डायरेक्टली जाएगा किधर, ऐसे अंदर जाएगा। ठीक है, नीचे की तरफ आएगा ऐसे करके, और जो डेओडेनम से आता है, डेओडेनम या स्टोमक के जो कंटेंट आता है, स्टोमक कंटेंट इन द सेंस यहाँ पे स्टोमक के अंदर तो ये जो लार्जर पोर्शन ऑफ द स्टोमक, यहाँ से तो कुछ नहीं जा रहा है, यहाँ पे बाइल हो गया, पैनक्रियाटिक जूसेस हुआ, वो सब ऐसे नीचे आएंगे ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पे फूड आएगा, ऐसे देख सकते हैं, ऐसे यहाँ से कंटेंट आया और पैनक्रियाटिक जूसेस आया, ये ऐसे ग्रीन ग्रीन लाइन यहाँ पे ऐसे आएगा, ऐसे जाके ऊपर। वैसे यहाँ से जो रेड लाइन्स हम देख रहे हैं, रेड आरोज देख रहे हैं, जो कि फूड लेके आ रहा है अंदर, वो जाएगा ऐसे। ठीक है, वो फूड जाएगा ऐसे, यहाँ से आ रहा है जो डेओडेनम, स्टोमक और पैनक्रियाटिक जूसेस वगैरह, वो मिक्स होगा। तो इतना पार्ट है, और स्टोमक का जो पार्ट है वहाँ से फूड का कोई एक्सपोजर नहीं रहता। डेओडेनम को बाईपास हमने कर दिया, जेजुनम का कुछ पार्ट को हमने बाईपास कर दिया, जिसके वजह से एक्सपोजर कम होता है, एब्जॉर्प्शन कम होता है। ठीक है, साथ में क्या होता है, हमने स्टोमक का पोर्शन को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, पार्टीशन कर दिया, छोटा सा हिस्सा हमने पाउच बना लिया स्लीव लाइक। तो इसमें
क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन होता है खाने का। तो दोनों चीज़ आता है यहाँ पे, माल ऑब्जर्प्शन भी होता है क्योंकि एक्सपोजर कम है, दूसरा यहाँ पे स्टोमक का पार्ट को हमने कम कर दिया तो इसमें माल ऑब्जर्प्शन एंड रेस्ट्रिक्शन दोनों चीज़ होता है। इसको बोलते हैं मिक्स्ड गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी या फिर मिनी गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। तो बेसिकली अगर बात करें इसमें एक ही मतलब अगर बात करें रोएन एक्स गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी, इसमें क्या होता है, दो मतलब बेसिकली किया जाता है एनास्टोमोसिस। एक है गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी यहाँ पे करते हैं, दूसरा जेजुनोजेजुनोस्टोमी। लेकिन यहाँ पे बस एक ही हम क्या कर रहे हैं, एनास्टोमोसिस कर रहे हैं, क्या, गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी। तो इसलिए एक रैपिड होने वाला, जल्दी होने वाला प्रोसीड्यूर है। गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी एक ही एनास्टोमोसिस किया जाता है, रैपिड प्रोसीड्यूर है। नेक्स्ट आते हैं बिलियोपैनक्रियाटिक डाइवर्शन। बिलियोपैनक्रियाटिक डाइवर्शन, इसमें क्या किया जाता है, देख सकते हैं यहाँ पे स्टोमक को डायरेक्टली रिमूव किया जाता है। स्टोमक का इतना हिस्सा जो हम देख रहे हैं, जो ब्लैक वाला लाइन्स हैं यहाँ पे, इतना वाला हिस्सा को हम स्टोमक का क्या कर दिया, डिस्टल पार्ट ऑफ द स्टोमक, डिस्टल गैस्ट्रेक्टोमी जैसे बोलते हैं। वी आर रिमूविंग द पार्ट ऑफ द स्टोमक कॉल्ड डिस्टल गैस्ट्रेक्टोमी। डिस्टल गैस्ट्रेक्टोमी रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद हमने ये बेसिकली पाइलोरिक स्पिंटर को, पाइलोरस को हमने रिमूव कर दिया। नाउ पाइलोरिक स्पिंटर शुड बी इंटैक्ट। यहाँ पे पाइलोरिक स्पिंटर को हमने रिमूव नहीं किया है, पाइलोरस को, डिस्टल पार्ट ऑफ द स्टोमक हमने रिमूव कर दिया। करने के बाद क्या किया जाता है, एक इंपॉर्टेंट है, याद रखना है यहाँ पे, इलियम को, यह हो गया स्टोमक का हिस्सा, जो हिस्सा भी छोटा सा पाउच जैसा स्टोमक का बना हुआ है, व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर कनेक्टिंग द इलियम। यहाँ पे इलियम को खींच के लेके आते हैं ऊपर, इलियम वाला हिस्सा को। यहाँ से क्या है, दोबारा मैं बता देता हूँ यहाँ से क्या क्या चीज़ें हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ से इतना वाला जो हिस्सा है स्टोमक है, और यहाँ से डेओडेनम शुरू होता है। जैसे हमने स्टोमक को इतना वाला हिस्सा को रिमूव कर दिया तो डेओडेनम वाला पार्ट है और पाइलोरिक स्पिंटर। ठीक है, तो ये हो गया डेओडेनम। डेओडेनम एंड पाइलोरिक स्पिंटर यहाँ पे है। इतना वाला हिस्सा हमने रिमूव कर दिया। कितना वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा को हमने रिमूव कर दिया। अभी क्या बचा है, डेओडेनम है एंड पाइलोरिक स्पिंटर है। अभी डेओडेनम इतना वाला हिस्सा है। डेओडेनम के बाद क्या आता है, जेजुनम है। उसके बाद क्या है बताओ, उसके बाद है इलियम। ठीक है, इलियम का बड़ा वाला हिस्सा है। इलियम को हमने काट लिया, यहाँ से मान के चल रहे हैं। काटने के बाद इसको स्ट्रेट कर लिया, स्ट्रेट करके जोड़ दिया किसके साथ, स्टोमक के साथ। ठीक है, मान के चल रहे हैं इलियम का इतना हिस्सा है, बड़ा वाला हिस्सा, एक मतलब यहाँ से हमने काट लिया, ये भी इलियम है और ये भी इलियम है। जो बड़ा वाला मतलब ये वाला हिस्सा है हमने स्टोमक के साथ ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, ऊपर लेके ऐसे जोड़ दिया। जोड़ने के बाद जो इलियम का नेक्स्ट वाला हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पे तो इलियम एंडिंग है, समझ में आ रहा है क्या। तो इलियम को हमने जोड़ दिया, फिर इलियम के साथ मतलब एंडिंग प्रॉक्सिमल इलियम कैसे बताएंगे, जैसे मान के चल रहे हैं ये हो गया स्टोमक, स्टोमक का जो पाउच है इतना वाला, और ये शुरू होता है डेओडेनम एंड देन जेजुनम यहाँ पे फॉर एग्जांपल, एंड देन ब्लैक में यहाँ पे बना रहा हूँ इलियम फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये हो गया पूरा इलियम, बड़ा वाला हिस्सा जो है। ठीक है, तो प्रॉक्सिमल पार्ट यहाँ पे जो हमने काट लिया इलियम को जो हमने काट लिया, ये प्रॉक्सिमल पार्ट को हमने लेके जोड़ दिया किसके साथ, इसको लेके इधर जोड़ दिया। तो जो डिस्टल पार्ट है वो कहाँ पर जाएगा, ये वाला इसके साथ जोड़ेंगे। ठीक है, तो मान के चल रहे इसको हमने किसके साथ जोड़ा, स्टोमक के साथ। ये जो पाइप है हमने इसके जोड़ दिया इसके साथ ऐसे। ठीक है, जोड़ दिया। अभी ये वाला इलियम है और ये वाला भी इलियम है, ये दोनों को हमने क्या किया, ऐसे जोड़ दिया, और ये जाएगा किधर, लार्ज इंटेस्टाइन के साथ। वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो पहले क्या आ रहे हैं, डेओडेनम एंड देन जेजुनम, और ये मान के चल रहे हैं इलियम है। इलियम का जो बड़ा वाला हिस्सा है ये भी इलियम है। तो इलियम का प्रॉक्सिमल पार्ट हमने स्टोमक के साथ जोड़ दिया, और जो डिस्टल पार्ट है वो भी इलियम का डिस्टल पार्ट, और ये इलियम का जो मतलब जो बचा कुचा पार्ट है इसको हमने इसके साथ जोड़ दिया। ठीक है,
तो बेसिकली क्या यहाँ पे होता है, तो एक्सपोजर जो भी खाना हम खाएंगे वो आएगा डायरेक्टली स्टोमक से इलियम के अंदर और जाएगा किधर, इलियम के अंदर, देन जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। स्टोमक को तो रिमूव कर दिया इधर, ये हो गया डेओडेनम, इसके अंदर से बाइल आएगा, पैनक्रेटिक जूसेस आएगा, जाएगा डेओडेनम, जेजुनम, एंड देन एंड में इलियम होके यहाँ पर आएगा। तो स्टोमक का एक तो हिस्सा नहीं है, वहाँ पे खाना नहीं जा रहा, साथ में डेओडेनम के अंदर एक्सपोजर नहीं हो रहा, जेजुनम के अंदर एक्सपोजर नहीं हो रहा, तो इसमें क्या हो गया, माल ऑब्जर्प्शन होगा। ठीक है ना, तो दोनों चीज़ आता है यहाँ पे, रेस्ट्रिक्शन भी और माल ऑब्जर्प्शन भी। तो इसमें जो हमने जोड़ा है, क्या क्या चीज़ें जोड़ा है, स्टोमक को हमने इलियम के साथ जोड़ा है, तो इससे क्या बोलेंगे, गैस्ट्रो इलियोस्टोमी, गैस्ट्रो इलियोस्टोमी। यहाँ पे क्या है, इलियम को हमने इलियम के साथ जोड़ दिया, तो इलियोस्टोमी बोल सकते हैं, इलियोस्टोमी। ठीक है, इलियोस्टोमी या इलियाक अनास्टोमोसिस जो भी है, तो हम बोल सकते हैं। तो खाना आएगा, अभी कैसे आएगा, तो खाना कैसे आता है, तो खाना आएगा इधर से, स्टोमक के अंदर से आएगा, इधर आएगा, जो आरो मार्क हम देख रहे हैं, खाना इधर आके जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लेकिन जो बाइल वगैरह है वो कहाँ से आएगा, वो आएगा इधर, बाइल आएगा, पैनक्रेटिक जूसेस आएगा, ये आएगा डेओडेनम, जेजुनम, इलियम होके फिर इधर। ठीक है, तो ये मतलब पार्ट है जहाँ पर फूड, जो येलो वाला पोर्शन हमने मार्क किया वो पार्ट है जहाँ पर फूड को एक्सपोजर नहीं होता। रखते क्यों है, क्योंकि इसके अंदर से बाइल आना है, पैनक्रेटिक जूसेस आना है। तो इतना वाला पोर्शन है जहाँ पर हमने जोड़ा हुआ है नीचे इलियम और इलियम को, इतना वाला पोर्शन है, इतना वाला पोर्शन जो कि दोनों फूड और बाइल दोनों को एक्सपोज होता है। ठीक है ना, यहाँ से बाइल आता है, यहाँ से फूड आता है, अदरवाइज यहाँ पे सिर्फ फूड आता है और यहाँ पे सिर्फ बाइल एंड पैनक्रेटिक जूसेस वगैरह आता है। तो इतना वाला जो रेड मैंने मार्क किया है, इतना वाला हिस्सा जहाँ पर फूड और बाइल दोनों मिक्स होता है। तो इतना कम एरिया में क्या होगा, डाइजेशन और ऑब्जर्प्शन जो है वो बेसिकली बहुत कम होता है। मोस्ट कॉमनली जो भी हम खाएंगे वही डायरेक्टली आएगा, मतलब मान के चलो चिकन खा रहे हो तो चिकन डायरेक्टली आएगा, क्योंकि इतना कम हिस्सा में मोस्ट कॉमनली ज़्यादातर क्या होता है, कम मतलब ऑब्जर्प्शन उतना ज़्यादा अच्छा से नहीं हो पाता। ठीक है, तो डाइजेशन भी उतना अच्छा से नहीं हो पाता है। तो इसलिए याद रखेंगे, सो बिलियो पैनक्रियाटिक डाइवर्शन, तो बिलियो पैनक्रियाटिक डाइवर्शन ये वाला केस में क्या किया जाता है, एक है जहाँ पे गैस्ट्रो इलियोस्टोमी, गैस्ट्रो इलियोस्टोमी किया जाता है, गैस्ट्रो इलियोस्टोमी एंड इलियोस्टोमी किया जाता है, इलियोस्टोमी। ठीक है, इलियोस्टोमी किया जाता है। ये सर्जरी को अदरवाइज हम बोलते हैं ऑल्सो नोन एज कोपिनारो प्रोसीड्योर, कोपिनारो प्रोसीड्योर। ठीक है, कोपिनारो प्रोसीड्योर, ये प्रोसीड्योर जो है बिलियो पैनक्रेटिक डाइवर्शन, ये सबसे ज़्यादा माल ऑब्जर्प्शन कराता है, सबसे ज़्यादा वेट लॉस कराता है और सबसे ज़्यादा मोर्टालिटी और मॉर्बिडिटी भी इसी के साथ है। इसलिए याद रखेंगे, इसके साथ जो हाईएस्ट चीज़ें हैं, सबसे ज़्यादा होता है वो क्या, सबसे ज़्यादा वेट लॉस कराएगा। ठीक है, नंबर 2 सबसे ज़्यादा क्या कराएगा, माल ऑब्जर्प्शन कराएगा, सबसे ज़्यादा मॉर्बिडिटी होता है, सबसे ज़्यादा मोर्टालिटी इसी के साथ है। तो याद रखेंगे बिलियो पैनक्रियाटिक डाइवर्शन, ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, याद रखेंगे, अदरवाइज एग्जाम में गलत करके आ जाएंगे। तो नेक्स्ट इज कॉल्ड पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट। ये सारे करने के बाद जो पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट है वो क्या क्या चीज़ें करना चाहिए। पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट, सो पोस्ट ऑप मैनेजमेंट में क्या क्या किया जाता है। नंबर 1 याद रखेंगे, इसमें क्योंकि ऑब्जर्प्शन ठीक से नहीं होता है, सारे वाइटामिन्स का ज़्यादातर वाइटामिन्स आयरन मतलब डेफिशिएंसी होता है, इसलिए सारे फैट सॉल्युबल विटामिन को हमें पैरेंट्रली देना है, पैरेंट्रल फैट सॉल्युबल विटामिन्स। ठीक है,
IM दो, IV दो, बट पेरेंटरली हमें देना पड़ेगा ADE के, फैट सॉल्युबल विटामिन ADE के हमें पेरेंटरली देना होता है। नंबर 2, ओरली हमें आयरन देना होता है, फेरस ग्लूकोनेट सप्लीमेंटेशन, क्योंकि आयरन का ऑब्जर्प्शन नहीं होता है, इसलिए ओरल फेरस ग्लूकोनेट, ओरल फेरस ग्लूकोनेट सप्लीमेंटेशन देना होता है। नंबर 3, ओरली हमें विटामिन D3 के साथ कैल्शियम को देना होता है, कैल्शियम का डेफिशिएंसी होगा। साथ में नंबर 4, मल्टीविटामिन सप्लीमेंटेशन, मल्टीविटामिन सप्लीमेंटेशन हमें देना होता है। तो इतना हम याद रखेंगे, सारा विटामिन्स का डेफिशिएंसी होता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा, ये सारे गैस्ट्रिक सर्जरी के अंदर, बाईपास सर्जरी हो या फिर जो भी बेरियाट्रिक सर्जरी हो, मोस्ट कॉमनली इसमें एक कॉम्प्लिकेशन आता है जिससे बोलते हैं क्या, डंपिंग सिंड्रोम। डंपिंग सिंड्रोम एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, याद रखेंगे डंपिंग सिंड्रोम। और डंपिंग सिंड्रोम के बारे में एक एक्स्ट्रा क्लास है ऑलरेडी, क्योंकि जल्दी खाना स्टोमक के अंदर, हमने स्टोमक को रिमूव कर दिया, खाना क्या होता है डायरेक्टली स्टोमक से इलियम को आता है, कभी कभी जेजुनम को अंदर आता है डायरेक्टली, इसके वजह से डिफरेंट साइन सिम्टम दिखाता है, क्या क्या मैनेजमेंट होगा वो सारे डंपिंग सिंड्रोम में मैंने बताया हुआ है, डंपिंग सिंड्रोम वाला क्लास में। एनीवे, नाउ नेक्स्ट विल टॉक अबाउट मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन बेरियाट्रिक सर्जरी। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ, कॉज ऑफ डेथ इन बेरियाट्रिक सर्जरी। तो इमीडिएटली जो डेथ होता है, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन बेरियाट्रिक सर्जरी क्या होता है, मोस्ट कॉमनली इमीडिएट पीरियड में जो होता है, इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी जो होता है, जो हमने बैंडिंग वगैरह किया, जहाँ पर लाइगेशन किया है, एनास्टोमोसिस किया है, वहाँ से लीक होने का चांसेस ज़्यादा है, लीक होकर पेरिटोनाइटिस होता है, anastomik leak and peritonitis. Then within 30 days अगर किसी का डेथ है, then the most common cause is deep vein thrombosis और pulmonary embolism। ठीक है, pulmonary embolism। अगर बात करें ओवरऑल डेथ किसके वजह से होता है, द आंसर इज DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस और पल्मोनरी एम्बोलिज्म। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेरियाट्रिक सर्जरी। आई होप सबको समझ में आया होगा। तो मोस्ट कॉमनली ये पूछता है इमेज वाइज क्वेश्चन और कुछ सिंपल क्वेश्चंस पूछता है। आई थिंक सो सबको समझ में आया है। स्टिल इफ हैव एनी डाउट देन यू कैन टेक्स्ट मी। ठीक है, okay, bye, take care, thank you for watching।